Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I am Dr. Arya Malik, consultant gynecologist and your mentor at MedPros. अभी हम कर रहे हैं हमारी मास्टरिंग बुक फॉर द सिंगल बेस्ट आंसर्स। MRCOG की हमारी किताब है और हम इसका चैप्टर वाइज जो है वन बाय वन करके इनको गो थ्रू कर रहे हैं, इनकी एक्सप्लेनेशंस देख रहे हैं और जो न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑप्शन चेंज हो रहा है तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 इज़ एन्यूप्लॉयडी एंड एनॉमली स्क्रीनिंग। जब हम मतलब मुझे तो थोड़ा सा ना वैसे डिफ़िकल्ट लगी थी ये बुक्स जब मैंने उठाई थी एक दफ़ा पूरी थ्योरी को गो थ्रू करने के बाद भी। लेकिन इवेंचुअली होता वही है कि हमने पढ़ा हुआ होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा वाला पार्ट हमने याद करना है। तो इनको प्रैक्टिस करने का एक बहुत एडवांटेज एक ये भी होता है कि हमें समझ आ जाती है कि हमने उस सारे में से जो है वो ज़्यादा रिटेन कौन सा पार्ट करना है जो हमने थ्योरी सारी गो थ्रू की होती है। तो अभी इसको करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, अ 25-year-old gravida 1 woman attends the antenatal clinic for her 12-week scan. She accepted the offer of undergoing a combined test. However, she has asked and like she has inquired the accuracy of the test. Which of the following best describes the detection rate and the screen positive rate of a combined test? देखिए इसमें ना ये होता है कि हमें क्योंकि हमारे सिस्टम में पाकिस्तान में ये बहुत प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा, हम कंबाइंड टेस्ट ऑफ़र ही नहीं करते, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसकी ना अंडरस्टैंडिंग बहुत थॉरो होनी चाहिए कि ये हमने ना ये पेशेंट को ऑफ़र करना होता है। ये ऐसे नहीं है कंपल्सरी है जिस तरह कि भई आपने कराना ही कराना है। वो डिफरेंट ऑफ़र करते हैं ऑप्शंस, आपके रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं कि ये जो हमारी एंटीनेटल क्लिनिक में बुक पेशेंट हैं या फीमेल हैं, इनका कितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंगली वो उनको डिफरेंट टेस्ट ऑफ़र करते हैं। तो कंबाइंड टेस्ट जो है वो अपनी सब जनरल पॉपुलेशन को ऑफ़र करते हैं और फिर उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कराएँ या ना कराएँ। कोई भी टेस्ट हमें जब कराना होता है ना तो हमने उसके कुछ चीज़ें तो बतानी ही होती है ना कि डिटेक्शन जिस तरह जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिटेक्शन रेट कितना है, कि अगर हम आपका ये टेस्ट कंडक्ट कर भी रहे हैं तो हमें कितना इम्कान है कि पता चल जाएगा कि आप में ये मसला है या नहीं है। तो जो कंबाइंड टेस्ट है उसका अच्छा खासा डिटेक्शन रेट है एंड दैट इज़ 90%। और उसका जो हम अगर देखें तो जस्ट लेस देन 2% होता है स्क्रीन पॉजिटिव रेट। और इसमें ये होता है हम देख लेते हैं फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग द करंट यूके नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी model of best practice standard is a detection rate of more than 90% of the affected pregnancies with a screen positive rate of less than 2% of unaffected pregnancies. फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर क्वाड्रपल टेस्ट इज़ अ स्टैंडर्ड और इसमें जो बता रहे हैं कि डिटेक्शन रेट वो है वो मोर देन 75% हो जाता है और स्क्रीन पॉजिटिव रेट जो है वो लेस देन 3% होता है। ये सारे ना आते हैं एमसीक्यूज डिफरेंट, ये सारे भी जो पॉइंट्स हैं ना इनमें से भी एमसीक्यूज आए हुए होते हैं, तो इनको भी ज़रूर गो थ्रू करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग इज़ ऑफर बिटवीन 10 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। हमें पता है हमने अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराना है तो ये पीरियड है, उसके अलावा यही ड्यूरेशन होता है हमारा फॉर द सीवीएस अगर हमने कराना है। और द मटर्नल सीरम सैंपल कैन बी टेकन इन बिटवीन 10 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और हमने जो नकल ट्रांसलूसेंसी देखनी होती है वो भी इसी जेस्टेशन में देखनी होती है और उसके भी काफ़ी प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि कितनी जो है वो CRL जो है वो लेंथ जो क्राउन रम्प लेंथ है वो किससे कम हो तो ही आपने ये ऑफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ एडवांस जेस्टेशन हो जाती है तो फिर हम कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ़र नहीं कर सकते। तो उसका जो कट ऑफ होता है दैट इज़ 44 to 84 mm, इसके दरमियान होना चाहिए CRL। और जेस्टेशन हमारी जो है वो जो है वो ये हमें बता दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली। फिर अगर उससे ज़्यादा आएगी तो फिर हम उनको क्वाड्रपल टेस्ट ऑफर करेंगे। सेल फ्री फीटल टेस्टिंग इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इज़ नॉट डायग्नोस्टिक फॉर डाउन सिंड्रोम। बेशक उसकी जो एक्यूरेसी है वो 99% है लेकिन स्टिल इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें हमने यही करना होता है कि डाउन सिंड्रोम वालों को हम ऑफ़र कर सकते हैं। अब यूके में भी यही हो रहा है कि वो आपको ऑफ़र कर देते हैं कि आपने कंबाइंड टेस्ट के लिए जाना है या आपने जाना है फॉर द NIPT। लेकिन स्टिल इट इज़ अ बिकॉज़ बहुत महँगा होता है वहाँ पे भी, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंगली उनसे सारा कुछ डिस्कस करके ही उनको ऑफ़र किया जाता है। फॉर डेफिनिटिव डायग्नोसिस हमें पता है इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, इनके भी बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं कि सीवीएस आपने कितनी जेस्टेशन में करना है, एमनियोसेंटेसिस आपने कितनी जेस्टेशन पे करना है, हमें पता है। 14 वीक्स तक हम सीवीएस कर सकते हैं, 15 वीक से 20 वीक्स से ऑनवर्ड हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। और उसमें 0.5% ही है दोनों का। पहले कहा जाता था कि एक का थोड़ा-सा 1% है और दूसरे का 5% है, लेकिन अब दोनों का ही 0.5% हो गया अकॉर्डिंग टू द न्यू डाटा। 1% सिर्फ ट्विन प्रेगनेंसी में है। इन इन्वेसिव टेस्ट को अगर हम ऑफ़र करते हैं ना ट्विन प्रेगनेंसी में तो 1% रिस्क ऑफ मिसकैरेज होता है। सीवीएस शुड नॉट बी परफॉर्म बिफोर 10 वीक्स जो है इसमें भी कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा रिस्क होता है। और इफ़ द रिस्क ऑफ हैविंग अ टर्म प्रेगनेंसी अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम इज़ 1 in 50 और हायर,
Calculated by either a combined or quadruple test, the pregnancy is regarded as high risk and the woman will be offered a diagnostic test. 1 in 50 कट ऑफ होता है इसका कि अगर 1 in 50 से जो है वो चांस बन रहा है कि ये प्रेगनेंसी इफेक्ट हो सकती है डाउन सिंड्रोम से, तो फिर हम पेशेंट को जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफर करते हैं जो कि होता है CVS या एमनियोसिंथेसिस। और रिस्क ऑफ मैसकैरेज फॉलोइंग एमनियोसिंथेसिस इज अराउंड 0.5%। अब 1% नहीं है, 1% जस्ट ट्विंस में है। CVS और एमनियो दोनों का ही 0.5% रिस्क होता है मिसकैरेज का। क्वेश्चन नंबर 2, a 37-year-old pregnant woman who has been diagnosed with the monochorionic diamniotic twins. She agreed to screening for Down syndrome at 13 plus 4 weeks. विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हर अवेलेबल ऑप्शंस। तो अभी जिस तरह हमारी पेशेंट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो हम उनको ऑफर करेंगे कंबाइंड और क्वाड्रपल टेस्ट के। अभी आधे टेस्ट उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं और आधे सेकंड में होते हैं इन क्वाड्रपल। तो अभी आप कंबाइंड भी कर सकती हैं और क्वाड्रपल भी कर सकती हैं। फॉर ट्विन प्रेगनेंसीज the combined test is to be used. However, second trimester serum screening can be considered if a woman books too late for the first trimester screening. We should explain the potential problems of screening and diagnostic testing because of the increased likelihood of pregnancy loss associated with double invasive testing, as the risk cannot be calculated separately for each baby. और for triplet pregnancy, only knuckle translucency and maternal age can be used. We do not use the second trimester serum screening. वही बात जो हमने अभी डिस्कस की है प्रीवियस MCQ में भी कि जस्ट ट्विन प्रेगनेंसी में हमने जो है उनको बता देना है कि रिस्क ज़्यादा है विच इज़ 1%। और हम जो आगे अगर ट्विन से ज़्यादा प्रेगनेंसी आ जाती हैं तो फिर हम उनको ये टेस्ट ऑफर नहीं कर सकते। उनमें हमने नकल ट्रांसलूसेंसी और मैटरनल एज से ही कैलकुलेट करना होता है रिस्क। और अगर रिस्क फिर ज़्यादा होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको इन्वेसिव टेस्ट ऑफर जो है उसके अकॉर्डिंगली देख के ही करते हैं। सीरम उसमें हेल्पफुल नहीं करता जो सीरम स्क्रीनिंग हम करते हैं इन क्वाड्रपल टेस्ट। Question number 3, a 25-year-old woman has just had her 20-week scan. The fetus is found to have a holoprosencephaly and bilateral cleft palate. The cardiac ultrasound scan shows a ventricular septal defect. Which of the following is most likely to be associated with these ultrasound scan findings? अब ये जो सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड, टाउ, टर्नर, ये बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में। तो अभी जिस तरह इस MCQ में भी उन्होंने सारा बताया हुआ है कि मिड लाइन डिफेक्ट्स हैं, तो ये टाउ सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपने याद रखना है और ये आते हैं MCQs एग्जाम में। The screening midwife has shown you a result of a combined test for a 19-year-old woman. It reads as follows. अब उसमें उन्होंने ना बता दिया है कि ये मल्टीपल ऑफ मीडियंस में ही इसको इंटरप्रेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपने देखनी नकल ट्रांसलूसेंसी देखनी है विच इज़ 2.5 mm और रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम देखना है तो ये 1 in 170। हमने अभी पीछे पढ़ा कि 1 in 150 होगा तो हमने अलर्ट हो जाना है कि जो है वो मसले हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर है। ये इस टेबल को आप लोग ज़रूर याद करें, इसको गो थ्रू करें मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इसको एक नज़र देख लिया करें कि कौन से जो मार्कर्स हैं वो हमारे टर्नर में डाउन में ज़्यादा होते हैं और कम होते हैं। और क्योंकि इस तरह से भी आ चुके हैं MCQs, लाइक एक दफ़ा रिकॉल है कि जस्ट इनहिबिन आया हुआ था कि इनहिबिन हाई है तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे। तो इनहिबिन A अगर हाई है तो हमने डाउन या फिर टर्नर सस्पेक्ट करना होता है अगर फीमेल आई हुई है हमारे पास लैब्स करा के। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद करें, बार बार देखें। इसमें से बहुत MCQs आ जाते हैं, 2-3 MCQs तो इसी टेबल में से आ जाते हैं। द वुमन शुड बी सीन बाय अ फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट बिकॉज हर प्रेगनेंसी इज एट हाई रिस्क ऑफ ट्राइसोमी 13 and 18। और द कट ऑफ रिस्क फॉर द डाउन सिंड्रोम इज़ 1 in 150, above which a diagnostic test should be offered. In the screening program, markers levels are described in multiples of the median to allow for the fact that levels vary with gestational age. The calculation of the risk using a combined test include maternal age, नकल ट्रांसलूसेंसी मेजरमेंट, बीटा HCG और उसके अलावा हम पैप एक कराते होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये एक एल्गोरिदम होता है, उसमें आप अपना ये सारा डाटा फीड करते हैं तो वो खुद ही आपको रिस्क बता देता है। और द कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क यूजिंग अ क्वाड्रपल टेस्ट, उसमें हमें ये पता होना चाहिए ये 4 चीज़ें देखते हैं। बीटा HCG देखते हैं हम, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड इनहिबिन A देखते हैं। ये 4 सीरम में जो है मार्कर्स हम देखते हैं इन क्वाड्रपल टेस्ट। और इन्होंने इसमें यही बताया हुआ है कि किस में क्या हाई होगा। ट्राइसोमी 21 और टर्नर मैं इस तरह से याद रखती थी कि इसमें ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों में बीटा HCG हाई होता है और पैप A और जो है वो लो होता है दोनों में ही। और अल्फा फीटोप्रोटीन हम उसमें लो होता है डेफिनेटली, लेकिन दोनों में इनहिबिन A भी
ज़्यादा होता है। अब जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि टाउ में जो है वो हमारे मिडलाइन डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो कोई ना कोई इस तरह से क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हर्नियाज़ होते हैं, डायफ्रैग्मेटिक एब्डोमिनल, तो उसमें एएफपी ज़्यादा होता है। कोई भी कैविटी जब ओपन होती है ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड में तो मैटरनल सीरम में जो है वो एएफपी ज़्यादा आता है। तो हमने वो टाउ में ज़रूर देखना होता है कि एएफपी उसमें ज़्यादा है या नहीं। बाकी ये दोनों लेस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, लेकिन ये चारों बहुत जो है ट्राइसोमीज़ और टर्नर, ये बहुत हर एग्ज़ाम में 2, 3, 4 एमसीक्यूज़ इसमें से ज़रूर आ जाते हैं। Question number 5. A woman has just had her dating ultrasound scan. The sonographer has clearly documented two gestational sacs. T sign है and confirmed the 10 weeks monochorionic diamniotic viable twins. The woman asks you for further information about the monochorionic diamniotic twins. Which of the following statement can you quote in your counseling? तो ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इनमें पेशेंट को यही बताना होता है कि इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ज़रूर बतानी होती हैं। और मोनोकॉरियोनिक डायमनोटिक ट्विन की मोस्ट जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। 15% जो है ना उन प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करती है टीटीएस, और इज़ मोर कॉमन इन मोनोकॉरियोनिक डायमनोटिक ट्विन प्रेगनेंसीज देन इन मोनोकॉरियोनिक मोनोएमनियोटिक प्रेगनेंसीज, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव, वो कहते हैं आर्टरी आर्टरी एनेस्टेमोसिस होता है मोनोकॉरियोनिक मोनोएमनियोटिक में। और ये हमें पता है 14 वीक से पहले पहले हमने असेस कर लेनी होती है कि भाई कोरियोनिसिटी है क्या, और उसके बाद डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आप बाद में स्कैन कर रहे हैं और आपको फिर आपने उनको इस तरह से ही मैनेज करना होता है कि वो मोनोकोरियोनिक है, क्योंकि बाद में आपने ज़्यादा अलर्ट रहना है कि अगर ताकि मोनोकोरियोनिक मिस ना हो, और अगर डाइकोरियोनिक है तो वो लेस कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही होगा, तो वो जो है हम उसको मैनेज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। Question number 6. A 28-year-old low-risk pregnant woman attends the antenatal clinic for the 18 to 20 weeks ultrasound anomaly scan. She asks about the chance of finding a structural abnormality. Which of the following describes the best the risk of the structural abnormalities in all pregnancies? ये जो है ना, ये वही बात है, 2 to 3% ऑल प्रेगनेंसीज में कोई ना कोई स्ट्रक्चरल फीटल एबनॉर्मेलिटीज अगर होती थी। इतनी दफ़ा आ चुका है एग्जाम में, आप लोग रिकॉल में भी देखेंगे तो ये इसी तरह से आया हुआ होता है। वो पूछ रहे होते हैं कितनी परसेंट फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो हमें मिल जाती हैं फॉल प्रेगनेंसी, दैट इज़ 2 to 3%. Structural fetal abnormalities account for almost 10% of the stillbirths and 25% of the all neonatal deaths. ये दोनों एमसीक्यूज नहीं आ चुके अब तक, लेकिन नेक्स्ट टाइम शायद आ जाएं, क्योंकि ये परसेंटेजेस और इंसिडेंसेस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। सक्सेस रेट, डिटेक्शन रेट, और उसके अलावा ये कि आपको डिफरेंट जो फिगो की स्कोरिंग है वो बहुत पूछते हैं। Question number 7. A 17-year-old woman attends the antenatal clinic for her 20-week scan. The sonographer has confirmed the presence of an isolated large gastroschisis. The woman is committed to her pregnancy. अब जो हम याद रखते थे कि जो gastroschisis होती है दैट इज़ गुड, तो आपने ना बस ये याद रखना है कि ना इसमें क्या होता है, फ्री लूप्स ऑफ द बावल आर सीन फ्लोटिंग इन द amniotic cavity on ultrasound examination and they are not covered by the membranes. तो जो है ना गैस्ट्रोसिस गुड क्यों है, वो हमने इसलिए याद रखा हुआ था कि इसमें ये होता है दैट इट इज़ रियली एसोसिएटेड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो आप भी यही याद रखें कि गैस्ट्रोसिस इज़ गुड, रियली एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, तो आउटकम अच्छा हो सकता है। और अगर कोई सिजेरियन जो है वो उन्हीं कंडीशंस में करना है कि अगर हमें लग रहा हो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा लेबर या हम ज़्यादा ट्रॉमा कर देंगे, लेकिन ये बेबीज़ नॉर्मल भी डिलीवर हो जाते हैं, कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है ये सिजेरियन की। और बेबीज़ विद गैस्ट्रोसिस आर एट हाई रिस्क ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, तो इसलिए हमने उनके सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराने होते हैं, और वही हमारा ऑप्शन था इस एमसीक्यू में। और इफ इट इज़ एन आइसोलेटेड डिफेक्ट द प्रोग्नोसिस फॉलोइंग अर्ली न्यूनेटल सर्जरी इज़ जनरली वेरी गुड। 90% इनका सर्वाइवल रेट होता है, ये पीडियाट्रिक सर्जरी वाले इनको मैनेज करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली इनका इंसिडेंस जो होता है वो 1 in 2 2500 to 3000 लाइव बर्थ होता है। और इसमें देखें एनियोप्लॉइडी का रिस्क जो है वो क्या है, लेस देन 1% है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि एग्जाम्फिलॉस जो है मिड लाइन डिफेक्ट ये भी है, हर्निएट हुए हुए होते हैं कंटेंट्स, लेकिन दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो इंसर्ट हुई हुई होती है एट द एपेक्स ऑफ द लीजन। और इंसिडेंस इसका 5000 लाइव बर्थ से ऑलमोस्ट डबल है गैस्ट्रोसिस से, और इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल, अप टू 60% जो है वो इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का चांस होता है। और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी एडिशन हो सकती हैं कि मतलब अगर ये है तो साथ साथ उनको कोई कार्डिक डिफेक्ट या कोई और इस तरह की ही कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हमने ये ज़रूर याद रखना है कि गैस्ट्रोसिस इज़ गुड। Question number 8. A woman attends the antenatal clinic for her 18 to 20 week scan. The sonographer had demonstrated lemon and banana sign, and the baby is diagnosed with Arnold Chiari syndrome. What is the banana sign? तो वो उसमें वो यही बता रहे हैं कि हमारा जो बेसिकली थैलेमस होता है इट इज़ डिफॉर्म्ड, और ये सोनोलॉजिस्ट ही बताते हैं। तो इसमें लेमन एंड बनाना साइंस होते हैं। Malformation type 2 is a descent of the cerebellum.
pons and medulla through the foramen magnum, leading to the obliteration of the cisterna magna. And Prune Valley syndrome भी एक होता है जिसमें lower urinary tract obstruction होता है with an enlarged bladder and bilateral hydronephrosis and reduced amniotic fluid. It is associated with high mortality from pulmonary hypoplasia. हमें पता है जब लाइकर नहीं होगा तो लंग्स को एक्सपैंड करने की, ग्रो करने की जगह ही नहीं मिलती, तो ये पॉटर सीक्वेंस भी फिर डेवलप हो जाता है, उसके हवाले से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेट्स होप कि आगे भी वो होगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द लाइक रिड्यूस्ड एमनोटिक फ्लूइड। Question number 9. A pregnant woman has just had her 20 weeks anomaly scan. Her baby is diagnosed with ventricular septal defect and its femur length is at the 50th centile. What is the most appropriate next step? जब हमारे पास 20 वीक्स पे अनॉमली स्कैन पे जब देख रहे हैं कि 50th सेंटाइल से बिलो है, तो फिर हमने कॉज ज़रूर फिगर आउट करनी है और उसके लिए हमने पेशेंट को ऑफ़र करना है एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि इतनी अर्ली जेस्टेशन पे अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है तो डेफिनेटली या तो कोई कंजेनिटल एनॉमली या कुछ इस तरह की ही जो है ना वो देखा जाता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या फिर कोई इन्फेक्शंस होते हैं, तो हमने उनको देखने के लिए एमनियोसेंटेसिस ऑफर करना होता है। Up to 44% of the congenital heart lesions are associated with anomalies in one or more body systems. There is a strong association between congenital heart disease and aneuploidy. 35 to 48% है, तो ये काफ़ी strong है, और amniocentesis should be offered to exclude an associated chromosomal abnormality. वो देखने के लिए के साथ ही कोई chromosomal abnormality तो नहीं है, तो इसलिए हमने इनको ऑफर करना है। Question number 10. A pregnant woman complaining of reduced fetal movement at 26 weeks is referred for an ultrasound scan. The scan shows fetal hydrothorax, ascites, and massive skin edema. She is rhesus positive and all her antibody tests are negative. What is the proportion of this condition as a cause of perinatal mortality? Reduced fetal movement के साथ आई हैं 26 वीक्स पे, और हमने जब उनका जो है वो फीटल हाइड्रोथोरक्स सब कुछ 3% है। इसमें वो ये बता रहे हैं क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ये नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स है। अगर नेगेटिव होता तो फिर हम सोचते जो है वो इम्यून हाइड्रॉप्स के बारे में। अनकॉमन कंडीशन है, 3% ऑफ ओवरऑल पेरिनेटल मॉर्टेलिटी कॉज करती है, और वैसे भी जो है डिक्लाइन है। रिसर्च आइसोइम्यूनाइजेशन में नॉन इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज हैव बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द फीटल हाइड्रॉप्स, क्योंकि हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। हम रेडअप देते हैं उनको, रूटीन जो एंटी डी प्रोफाइलेक्सिस देते हैं प्रेगनेंसी में 28 वीक्स और 34 वीक्स पे, या फिर सिंगल डोज में भी दे देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो ये इम्यून हाइड्रॉप्स है इसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है। और नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स की मोस्ट मेजर कॉजेज जो हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, या फिर स्ट्रक्चरल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है आ जाती है, या फिर जो है वायरस में हमें पता है हमारा पार्वो वायरस फेमस है फॉर द non-immune hydrops, hematological disorder and infections. Question number 11. A pregnant woman has just had her 12 weeks ultrasound scan. The scan shows a live severely hydropic baby. इतनी अर्ली जेस्टेशन पे जो है वो उनको severely hydropic baby मिल रहा है। बेसिकली hydropic baby क्या है, यही होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है in more than 2 cavities in the baby, तो हम उनको hydropic लेबल करते हैं। What is the most appropriate investigation you would लाइक टू ऑफ़र हर नेक्स्ट? इसमें भी डेफिनेटली इतनी अर्ली जेस्टेशन पे जो है ना हमने कैरियोटाइपिंग ही ऑफ़र करनी है, क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनका 30 to 40% इंसिडेंस होता है अगर अर्ली जेस्टेशन में प्रेजेंट कर रहा है, और पेशेंट का या फिर वो जो है फर्स्ट मोस्ट लाइक क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग इज नीडेड टू एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी बिफोर अलाउइंग द pregnancy to continue. Question number 12. A woman has booked her pregnancy at 27 weeks gestation. She has an ultrasound scan that shows multiple congenital abnormalities. She is offered amniocentesis and the baby is diagnosed with Edwards syndrome. She asks for the termination of pregnancy. So, based on the 1967 United Kingdom abortion amendment उन्होंने 1990 में भी की है, which ground will support her request. अब इसमें जो है ना ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है कि जो है कौन सी इंडिकेशन जो है वो किस में क्या जो है वो इशू हो रहा है, हमने इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ना इन्होंने ABCDEFG तक है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं कि हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। इसको भी याद करने का थोड़ा सा तरीका जो मैंने देखा था वो यही था कि द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड involve the risk of the life of the pregnant woman greater than if the pregnancy were terminated. And the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of the pregnant woman. जो A होता है ना वो इस तरह से एक एक्लेम्शिया है जिस तरह से डेवलप हो गया, तो हमने बस बेबी निकालना ही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और जिस तरह B है, B में आप इस तरह से देख लें अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट है और उसने कंसीव कर लिया है तो हमने उसमें भी टर्मिनेट ही करना होता है, क्योंकि उसमें यही है कि हो जाएगा। अभी जो A है उसमें हो गया है और मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है।
और वो बी में जो है वो टर्मिनेशन नेसेसरी है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें, तो उसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिस तरह से हो जाती है। ऑप्शन द प्रेगनेंसी हैज़ नॉट सी इज़ has not exceeded 24th week, and that the continuation of the pregnancy would involve risk greater than if the pregnancy was terminated or of the injury to the physical or mental health of the pregnant woman. तो जिस तरह से इसमें हमारा प्री एक्लैम्पशिया जिस तरह होता है, ठीक है, इसमें ये है कि हम प्रेगनेंसी को वे करते हैं बेनिफिट और रिस्क, और हम कंटिन्यू करा लेते हैं प्रेगनेंसी, या देख लेते हैं उसको ख़त्म कराते हैं 24 वीक्स से, लेकिन पहले हैज़ नॉट एक्सीडेड। अब इसमें भी यही है कि हैज़ नॉट एक्सीडेड, लेकिन उसमें रिस्क क्या है डी में, कि उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन की ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। तो उसमें यही है कि प्रीवियसली कोई डाउन सिंड्रोम बेबी है या जो है वो इस तरह से कुछ है। और ई में अब इसमें यही है कि जो बेबी है वो एडवर्ड सिंड्रोम के साथ है, और प्रीवियसली डेफिनेटली जो बेबीज़ हैं वो अफेक्ट भी होंगे, और कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ भी हैं मल्टीपल। तो इसके लिए हमारा ग्राउंड डी बनता है, हमने इस ग्राउंड पे उनको टर्मिनेशन ऑफर कर देना है। 24 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी भी नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे तो जो है वो इफ़ द प्रेगनेंसी वाज टर्मिनेटेड तो द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ एनी एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन जो है वो अफेक्ट होगी डेफिनेटली। और ई एफ जी भी जो है इसमें जिस तरह से जिस तरह ई जो है उसमें वही है कि बेबी खुद सीरियसली हैंडीकैप्ड है या कुछ इस तरह से, एंड टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड टू प्रिवेंट द ग्रेव वुमेन इंजरी, ये दोनों भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हम कैरी करते हैं दोनों प्रोसीजर एफ और जी जो है उसमें। Question number 13. A pregnant woman has just had her 12-week scan. She is diagnosed with dichorionic diamniotic twin pregnancy. She queries the chance of having them prematurely. What proportion of all twins deliver before 37 weeks? इसमें यही है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो फिर प्री टर्म लेबर का कितना चांस है, अगर प्रीवियसली एक ट्विन है तो फिर प्रीवियसली एक प्री टर्म है तो फिर अब क्या चांस है कि शी विल गो इन प्री टर्म लेबर। वही इंसिडेंसेस और रिकरेंस रेट का बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रोपोर्शन इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 60% चांस होता है, बिकॉज अबाउट 60% ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसीज दे रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस बर्थ बिफोर 37 वीक्स. नाइस recommends active birth from 36 weeks a day for monochorionic twins and 37 for dichorionic twins after a single course of steroids. Continuing twin pregnancy beyond 38 weeks increases the risk of the fetal death, or 75% triplet pregnancies result in spontaneous birth before 35 weeks. वैसे भी ट्रिपलेट्स को जो है वो 35 वीक्स पे ही निकाल लेना होता है। ये 35 ट्रिपलेट्स में 3 बेबीज़ होते हैं और 35 इस तरह से याद रख लें। एंड फॉर ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज नाइस रिकमेंड सेलेक्टिव बर्थ एट फ्रॉम 35 वीक्स आफ्टर अ कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स हमने सारों को लगा देने लेकिन ये है कि उनसे डिस्कस करके। Question number 14. A pregnant woman with monochorionic diamniotic twins has just had a scan at 21 weeks in the fetal medicine unit. Twin 1 estimated weight is 40% less than the estimated weight for twin 2 and is diagnosed with sacral agenesis and right diaphragmatic hernia. No obvious anomaly seen in twin 2, and its growth and amniotic fluids are normal. What is the management option you would like to offer? अब इसमें इन्होंने ना ये बताया है कि एक तो वेट भी एस्टिमेटेड वेट भी कम है और उसके अलावा सेक्टर जेनेसिस या डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, तो हमने क्या करना है कि सिलेक्टिव फीटोसाइड कर देनी है विद कॉर्ड एक्लूजन फॉर ट्विन 1 जो कि कंपैटिबल नहीं है विद लाइफ। इसमें यही है कि मोनोकोरियोनिक डायमनोटिक ट्विन्स द स्ट्रक्चरल abnormality affects only one twin in 80% of the cases. Anomalies such as anencephaly or diaphragmatic hernia are typically complicated by the polyhydramnios and place the normal co-twin at risk of preterm delivery owing to the uterine distension. The monochorionic twins selective fetocide by intracardiac potassium chloride cannot be used owing to the vascular anastomosis between two feto-placenta circulation. तो इसमें हमने यही करना है कि कॉर्ड एक्लूजन टेक्निक either by interstitial laser, bipolothermy or ligation are the only selective options for fetocide in monochorionic twin pregnancies. These procedures carry a significant risk of the membrane rupture, 10 to 30%, and the loss of the structurally normal twin जो है वो भी होता है। तो हमने ये भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि रिस्क कितना है। Question number 15. A woman has had her scan at 24 weeks. At the symphysiofundal height measures more than for the estimated date. The scan demonstrates severe polyhydramnios. The sonographer could not see one of the fetal organs. What is the most likely missing organ in the scan? अब डेफिनेटली अगर जो है लाइकर बहुत ज़्यादा बन रहा है, लेकिन डेफिनेटली कोई अगर स्वॉल्विंग का मैकेनिज्म डिस्टर्ब है या कोई इस तरह से कोई मसला है, तो उसमें फिर यही होगा कि फीटल स्टमक मिसिंग होगा, क्योंकि वो आइदर कोई इसोफेजियल एट्रेजिया है या जो है आपने जो है वो इसलिए आपको स्टमक नज़र नहीं आएगा क्योंकि बेबी स्वॉलो ही नहीं कर पाता।
लाइकर को, तो वो पॉलीहाइड्रोमनियोस भी हो जाता है। Routine symphysiofundal height measurement is a sound method for detecting small for gestational age babies in developing countries and may be recommended as standard practice. A double bubble sign is a sonographic feature of duodenal atresia. तो double bubble sign के भी साथ MCQ आ जाता है कि double bubble sign है तो क्या होगा, duodenal atresia होता है. Question number 16. A woman has had her first trimester combined risk calculated as 1 in 50. ठीक है, यानी कि ये हाई रिस्क है. Chorionic villus sampling is offered and accepted. An uncomplicated procedure is performed and she is informed that the first result will be within 72 hours. ठीक है, तो उसमें वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा रिजल्ट होता है, which type of the test is usually used to give the first cytogenic results. तो उसमें आपने जो है ये याद रख लेना है कि ये हमारा QF-PCR होता है, क्वांटिटेटिव फ्लोरेसेंट पॉलीमरेज चेन, जो हमारा रिएक्शन होता है उसके थ्रू हमें 3 डेज़ के अंदर रिजल्ट मिल जाता है. लेकिन वैसे अगर हमने पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करानी होती है तो उसमें कम से कम 10 डेज़ टू 2 वीक्स लग जाते हैं. तो एनालिसिस डज नॉट रिक्वायर सेल स्ट्रक्चर वेरियस कैरियोटाइपिंग डज. PCR results can be available within 48 to 72 hours और 100% nearly 100% accurate होते हैं ये results. और PCR testing usually only looks for the 3 specific defined chromosomal condition in the fetus. तो इसमें डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी एंड ये जो हमारी 18 है और 13 है, 21, 18, 13, ये तीनों तो बहुत एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस हवाले से हमें इनके बारे में सब पता होना चाहिए. Question number 17. A 36-year-old woman with a BMI of 19 kg per meter square has become pregnant following a successful second attempt at in vitro fertilization. She is healthy but smokes 5 to 10 cigarettes a day. ठीक है, and the 19-week anomaly scan did not show any obvious abnormality. What further management would you recommend? इसमें भी एक वही वाला टेबल है जिसमें उन्होंने सारे रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि मेजर और माइनर रिस्क फैक्टर्स. तो उसमें स्मोकिंग भी है, BMI भी है और जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी है. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इनके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. और हमने इनको कैलकुलेट करना है. जब हमने ये एक प्रैक्टिस नहीं किए होते ना, तो हमें वो कैलकुलेट करने भी नहीं आते और हमें समझ नहीं आ रही होती कि एग्ज़ाम में ऑप्शन क्या हमने जो है वो मार्क करना है एग्जैक्ट. लेकिन अब जब हम देख रहे हैं और फिर उस टेबल को माइंड में लाएंगे, तो हमें पता है कि इनको यूट्राइन आर्टरी डॉपलर ऑफर करना है 24 वीक्स पे, जिसमें हमें पता चल जाता है वो जो नॉच आती है, एक अप्रिशिएट करते हैं हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है शी इज़ एट रिस्क फॉर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, बी प्री क्लैम्सिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशन. तो हमने फिर उनका दोबारा से स्कैन के लिए उनको बुलाना होता है. अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं हम तब 26 टू 28 वीक्स पे. यहाँ पे हमने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करना होता है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर. और इसमें women with 3 minor risk factors and a normal uterine artery Doppler can require a third trimester growth and umbilical artery Doppler scan during the third trimester. इसमें बस यही होता है, अगर वो नॉर्मल आ जाए यूट्राइन आर्टरी जो हमने किया है अभी इनका, तो फिर हमने बस एक दफ़ा थर्ड ट्राइमेस्टर में उनका अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर लेना होता है. और अगर वो एबनॉर्मल है तो फिर हमने उनको सीरियल ग्रोथ स्कैन्स ऑफर करने होते हैं 26 टू 28 वीक्स पे. और इसमें अभी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर स्कैन एट 24 वीक्स जो है वो जो है गुड प्रैक्टिस पॉइंट यही वाले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, रिस्क फैक्टर्स के माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं और मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं. और इसमें अगर मोर देन और इक्वल टू 3 रिस्क फैक्टर्स है, ऑफर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एट 20 टू 24 वीक्स. इसमें स्मोकिंग भी है. स्मोकिंग ना इनमें दोनों में आता है. इसमें ये जो हमारे माइनर रिस्क हैं इसमें 1 to 10 है पर डे, और मेजर रिस्क में जो है वो मोर देन 11 पर डे अगर पेशेंट स्मोक कर रही हैं. एक्चुअल में तो खैर इस तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो हमें पूछने के बावजूद बताते नहीं है दैट दे स्मोक. लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के, आपका चाहे वो एग्ज़ाम थ्योरी का हो चाहे वो टोक्स हो, तो उसमें वो आप पूछें कि जो है वो इस तरह से, और अगर सिनेरियो है तो उसमें देखें कि स्मोकिंग है तो रिस्क फैक्टर है वो. If abnormal, तो we will offer her serial growth umbilical artery Doppler scans from 26 to 28 weeks. और अगर नॉर्मल है वो, तो फिर बस हमने एक थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको ऑफर कर देना होता है. लेकिन अगर एक भी मेजर रिस्क फैक्टर है तो हमने उनको क्या करना है, उनको सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराने हैं, क्योंकि बिकॉज मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं ये. मैटरनल या कोई पैटर्नल स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जो है वो बेबीज़ थे, दे बोथ पर कोई उनमें से एक, या प्रीवियसली उसका कोई सिबलिंग स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी था, या स्टिल बर्थ है, रीनल इम्पेयरमेंट, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत MCQs आते हैं. माइनर रिस्क फैक्टर्स, मेजर रिस्क फैक्टर्स याद करें, और फिर ही हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि ये जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर्स में फॉल कर रहा है या माइनर रिस्क फैक्टर में फॉल कर रहा है, 3 से कम है या 3 से ज़्यादा है. Question number 18. A 26-week pregnant woman is referred for an ultrasound scan after she presented with an episode of reduced fetal movement.
The fetal Doppler assessment shows the middle cerebral artery peak velocity multiple of the median at 2 and mild fetal ascites. You noted that her booked blood results show NTK antibodies level of 2 international units. अब ये जो हमारे NTK लेवल एंटीबॉडीज़ है ना, ये इनका होना ही बहुत है, ठीक है? क्योंकि अगर ये डिटेक्ट हो गई हैं, इनका कोई कट ऑफ नहीं है, कोई वो नहीं है कि भई इतना होगा तो ही हमने अलर्ट हो जाना है। इसमें डिटेक्ट हो गई हैं अगर NTK एंटीबॉडीज़ तो हमने रेफ़र कर देना है। रेफरल शुड टेक प्लेस वंस डिटेक्टेड एज सिवियर फीटल एनीमिया कैन अकर इवन विद लो टाइटर्स, मतलब उसके टाइटर्स हमें बताते ही नहीं है कि कितना रिस्क है। डिटेक्ट हो गई हैं फ़ौरन रेफ़र कर देना है। और कहाँ रेफ़र करना है? फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास फॉर इन्वेसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर भी वैसे तो वही लोग देखते हैं, और अगर 1.5 मल्टीपल्स ऑफ मीडियन से अगर ज़्यादा हो तो वो एनीमिया शो करता है। बाकी भी साइंस होते हैं फीटल एनीमिया के। रेड सेल प्रिपरेशन फॉर द इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन शुड बी ग्रुप, जो हमें ये भी MCQ आ जाता है कि जो है हमने ग्रुप ओ या ABO आइडेंटिकल विद फीटस एंड नेगेटिव फॉर द एंटीजेंस करस्पॉन्डिंग टू द maternal रेड सेल एंटीबॉडीज़। Question number 19. A pregnant woman has just had her 20 weeks anomaly scan. There is no obvious fetal anomaly seen on the scan, but the umbilical cord contains only 2 blood vessels. ये भी एक रिकॉल है, MCQ आ चुके हैं ये भी एग्जाम में। What further management would you recommend? अब इसमें हमने डेफिनेटली जो अगर 2 कॉर्ड जो होती है ना, 2 ब्लड वेसल्स वाली कॉर्ड होती है, तो उसमें हमने सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराने होते हैं, बिकॉज आइसोलेटेड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर डज नॉट वारंट, कोई इन्वेसिव टेस्टिंग नहीं करानी होती, लेकिन हमने उनका 3rd ट्राइमेस्टर पे एक ग्रोथ के लिए देख लेना होता है और कार्डिक और न्यूनेटल रीनल स्कैन करा लेना होता है। The airport authorities are on the phone. A woman has refused to go through the airport body scanner as she is 7 weeks pregnant and worried about the fetal radiation exposure. तो इसमें भी हमने जस्ट रीअश्योर करना है फीमेल को कि बहुत ही लो डोज में और बहुत ही जो है बिल्कुल ही बिनाइन सी सिचुएशन है, तो आप आराम से कर सकती हैं। तो रेडिएशन लेवल्स ऑफ सच मशीन इक्वलेंट टू 2 मिनट्स ऑफ एयर ट्रैवल, एमिशन लेवल्स आर 10,000 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ़ है, तो वो कर सकती हैं अपना। और ये हमारा लास्ट MCQ था इस चैप्टर का। थैंक यू।